शुभ प्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसान नेता कृषि कानूनों को रद्द करवाने पर अड़िग, सरकार ने कमेटी बनाने का दिया प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों ने सरकार के आमंत्रण पर मंगलवार को बातचीत की। इस बैठक के बाद किसानों ने जानकारी दी कि 3 दिसंबर को फिर से किसान प्रतिनिधियों और सरकार के बीच बातचीत होगी। 3 दिसंबर को होने वाली बैठक में कृषि कानूनों के हर मुद्दे पर एक एक करके विस्तार से बात होगी। किसान नेता बुधवार को कृषि कानूनों की खामियों की सूची बना के केंद्र सरकार को सौंपेंगे। वहीं सरकार की तरफ से कमेटी बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। केंद्र सरकार के साथ मंगलवार को हुई बैठक में किसान नेताओं ने मीटिंग के दौरान चाय ब्रेक का बहिष्कार कर दिया। किसान नेताओं ने कहा है कि देश के किसानों को केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं है। इसके अलावा किसान नेताओं ने आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की है। प्रधानमंत्री के वाराणसी के भाषण पर किसान नेताओं ने कहा है कि किसानों के प्रति पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों और नीयत ठीक नहीं है और केंद्र सरकार दोहरे मानदंड अपना रही है। किसान नेता कृषि कानूनों को रद्द करवाने पर अड़िग है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा किसान आंदोलन का मामला, हर्जाना वसूलने की मांग। जी हां दोस्तों, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों का मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले को लेकर वकील अरविंद सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी, जिस पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में हरियाणा दिल्ली बॉर्डर के रास्ते खुलवाने और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने पीआईएल के जरिए कहा है कि आंदोलनकारियों के कारण दिल्ली जाने वाले बॉर्डर बंद पड़े हैं। इससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस आंदोलन के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना नहीं हो रही है। जनहित याचिका में प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी को हुए नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों से करने की मांग की गई है। रेलवे ट्रैक ब्लॉक करने से भारतीय रेलवे को हुए नुकसान की भरपाई भी प्रदर्शनकारियों से करने की अपील की गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। शाहला राशिद के पिता ने बेटी को बताया देशद्रोही, कहा जान से मारने की मिल रही है धमकियां। जी हां दोस्तों, जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शाहला राशिद के पिताजी ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के डीजीपी को खत लिखकर अपनी बेटियों शहला अस्मा और उनकी पत्नी जुबेदा शोरा से अपनी जान को खतरा बताते हुए फौरन सिक्योरिटी की मांग की है। खत में अब्दुल रशीद सोहरी ने सनसनीखेज दावे भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि शहला जम्मू कश्मीर की सियासत में शामिल होने से इनकार करने के बावजूद जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट में 3 करोड़ रुपए लेकर शामिल हुई थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। डीडीसी चुनाव दूसरे चरण में कुल 48.62% मतदान, जम्मू में 65.54 तो कश्मीर में 33.34% हुई वोटिंग। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने और राज्य को 2 भागों में बांटे जाने के बाद प्रदेश में पहली बार चुनाव कराए जा रहे हैं। मंगलवार को जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग हुई। राज्य निर्वाचन आयुक्त के शर्मा ने कहा है कि दूसरे चरण में 48.62% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। दूसरे चरण में जम्मू संभाग में 65.54% व कश्मीर संभाग में 33.34% मतदान हुआ है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। स्पुतनिक वी वैक्सीन का भारत में क्लिनिकल ट्रायल शुरू, इन कंपनियों को मिला परमिशन। जी हां दोस्तों, रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी का क्लिनिकल ट्रायल भारत में शुरू हो गया है। इसके लिए भारत में 2 कंपनियों डॉक्टर रेड्डी और RDIF को परमिशन मिली है। दोनों कंपनियों ने इस बात की अनाउंसमेंट करते हुए जानकारी दी है कि उन्होंने भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत कर दी है। कंपनियों की तरफ से बताया गया है कि यह ट्रायल एक मल्टी लेवल और रैंडम स्टडी होगा, जिसमें सेफ्टी और इम्यूनाइजेशन की स्टडी भी शामिल होगी। यह ट्रायल क्लिनिकल रिसर्च पार्टनर के रूप में JSS मेडिकल रिसर्च की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी ने बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ सलाह लेने और वैक्सीन के लिए BIRSC के डायग्नोस्टिक सेंटर का इस्तेमाल करने के लिए पार्टनरशिप की है।
स्पुतनिक वी वैक्सीन रूस के गामालेया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने डेवलप की है। यह वैक्सीन बीते 11 अगस्त को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय में रजिस्टर्ड हुई थी। स्पुतनिक वी वैक्सीन दुनिया की पहली रजिस्टर्ड वैक्सीन बन गई थी। सितंबर 2020 में डॉक्टर रेड्डीज और RDIF ने स्पुतनिक वी वैक्सीन के डायग्नोस्टिक ट्रायल और भारत में पहले 100 मिलियन डोज के डिस्ट्रीब्यूशन के अधिकारों के लिए पार्टनरशिप की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अयोध्या की सरयू नदी पर जल्द शुरू होगी रामायण क्रूज सर्विस, पर्यटकों को मिलेगी यह सुविधा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी के तट पर जल्द रामायण क्रूज सेवा शुरू की जाएगी। पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्ट्री इस नए प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने में दिन रात जुटी है। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंत्रालय में एक मैराथन बैठक की। राष्ट्रीय वाटरवेज संख्या 40 यानी सरयू नदी पर बहुत जल्द लग्जरी क्रूज सेवा की शुरुआत होगी। यह लग्जरी क्रूज प्रसिद्ध नदी सरयू की सैर कराएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता ने दिया अजान प्रतियोगिता करवाने का सुझाव, बीजेपी हमलावर। जी हां दोस्तों, मुंबई में शिवसेना के एक नेता ने मस्जिद में होने वाली अजान को मंदिर में होने वाली आरती की तरह सुरीली बताया है। इतना ही नहीं, नेता ने अजान को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम बच्चों में अजान गायन की प्रतियोगिता करवाने का सुझाव भी दिया है। नेताजी के इस बयान पर अब बीजेपी शिवसेना पर हमलावर हो गई है। शिवसेना की दक्षिण मुंबई इकाई के प्रमुख पांडुरंग संकपाल ने एक उर्दू न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वह दक्षिण मुंबई में एक मुस्लिम कब्रिस्तान के पास रहते हैं और उसे अजान का पाठ बहुत अच्छा लगता है और वह इसे सुनना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम बच्चों के लिए काम वाले माई फाउंडेशन नाम के NGO के पदाधिकारियों ने उनसे मुलाकात कर लॉकडाउन के दौरान बच्चों को घर पर रहने के लिए सुझाव मांगा। इस पर उन्होंने ऑनलाइन अजान प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का सुझाव दिया ताकि बच्चे घर के अंदर रहें। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ एक सुझाव था, कोई घोषणा नहीं। वहीं सकपाल की टिप्पणी से बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। बीजेपी विधायक अतुल भातलकार ने कहा है कि शिवसेना ने हमेशा अतीत में सड़कों पर नमाज पढ़े जाने का विरोध किया था। चुनाव में उसने यह अभियान चलाया था कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब आतंकी अजमल कसाब को वोट देना होगा, लेकिन अब वह खुद कांग्रेस की नीतियों पर दौड़ने को बेताब है। वोटों के लिए शिवसेना तुष्टीकरण की नीति पर उतर आई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चंदा कोचर को SC से भी नहीं मिली राहत। ICICI बैंक की MD और CEO पद से हटाए जाने के खिलाफ दायर की थी याचिका। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने ICICI बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और पूर्व CEO चंदा कोचर की एक याचिका को खारिज कर दिया है। कोचर ने प्राइवेट सेक्टर बैंक के प्रबंध निर्देशन MCEO पद से खुद को हटाए जाने के खिलाफ पहले मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। बम्बई उच्च न्यायालय के इस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि सॉरी, हम इस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यह निजी बैंक और कर्मचारी के बीच का मामला है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी, लेकिन चूके तो 10,000 तक लगेगी पेनल्टी। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 5 बार आगे बढ़ाई जा चुकी है। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए CBDT ने ITR भरने की अंतिम तिथि अब 31 दिसंबर 2020 कर दी है। इससे उन टैक्स पेयर्स को भी राहत मिलती है जिन्होंने अपना बिलेटेड ITR भरना है, लेकिन जिन लोगों को अपना रिवाइज्ड ITR या बिलेटेड ITR भरना है उन्हें रिटर्न भरने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भारी पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 किया था, फिर इसे 31 जुलाई 2020 और उसके बाद 30 सितंबर 2020 किया गया। इसके बाद इसको फिर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया। अब इसे 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आईफोन को वाटरप्रूफ बताना एप्पल को पड़ा महंगा।
कंपनी पर लगा 88 करोड़ रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, अमेरिका की स्मार्टफोन दिग्गज कंपनी एप्पल की तरफ से आईफोन के मॉडल को लेकर झूठ बोला गया था। इसके चलते एप्पल कंपनी पर 10 मिलियन यूरो यानी करीब 88 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इटली की एंटी ट्रस्ट अथॉरिटी AGCM ने एप्पल पर यह जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि कंपनी पर आईफोन्स की वाटर रेजिडेंस क्षमता को लेकर भ्रामक या गलत दावे करने के लिए सोमवार को जुर्माना लगाने का आदेश सुनाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कंपनी पर पुराने आईफोन स्लो करने के आरोप में जुर्माना लगाया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिसंबर महीने के पहले दिन बैंकों ने दिया अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा, कम हुई EMI। जी हां दोस्तों, CSB बैंक ने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। बैंक ने 6 महीने की अवधि वाले लोन पर MCLR में 0.10% की कटौती कर दी है। बैंक ने बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। बैंक ने बताया है कि नई ब्याज दरें 1 दिसंबर 2020 से लागू हो जाएंगी। हालांकि 1 साल की अवधि वाले लोन के रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1 साल के लिए लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए ब्याज दर 9.50% ही रहेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के वेदर अपडेट्स। तो दोस्तों, दिल्ली में ठंड ने तोड़ा 71 वर्षों का रिकॉर्ड। नवंबर रहा सबसे ठंडा। जी हां दोस्तों, इस बार दिल्ली की सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। नवंबर का महीना पिछले 71 वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए सबसे ठंडा रहा है। नवंबर में इस तरह की भीषण ठंड का कारण ला नीना और पश्चिमी विक्षोभ जैसे वैश्विक कारकों का अभाव माना जा रहा है। इसके अलावा सितंबर में बारिश न होना भी इसका मुख्य कारण है। पिछले 71 वर्षों में पहली बार दिल्ली में नवंबर महीने में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगे यह स्थिति और भी खराब हो सकती है, यानी इस बार दिल्ली की सर्दी का सितम हर बार से ज्यादा रहेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। पेट्रोल की कीमतें 25 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंची। 10 दिन में 1.28 रुपए बढ़ी। जी हां दोस्तों, पेट्रोल की कीमतें देश में 25 महीनों के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 10 दिनों से तेल कंपनियां लगातार कीमतें बढ़ा रही थी। इसी वजह से ऐसा हुआ है। 10 दिनों में तेल की कीमतें 1.28 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई हैं, जिससे पेट्रोल की कीमत 82 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इससे पहले पेट्रोल की कीमत 19 अक्टूबर 2018 में इस स्तर पर पहुंची थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोने के दामों में मामूली तेजी, चांदी की कीमतों में हुआ इजाफा। जी हां दोस्तों, सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने एवं चांदी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली में सोने का मूल्य मंगलवार को 45 रुपए की बढ़त के साथ 48,273 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पिछले सत्र में सोने का भाव 48,228 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा था। सिक्योरिटीज के मुताबिक चांदी की कीमत 407 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 59,380 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले सत्र में चांदी की कीमत 58,973 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। LPG गैस सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी। दिल्ली में 55 रुपए महंगा हुआ कॉमर्शियल सिलेंडर। जी हां दोस्तों, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इस महीने भी LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडाइज LPG सिलेंडर का दाम 594 रुपए पर स्थिर है। हालांकि 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर 55 रुपए महंगा हो गया है। इस महीने 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम 56 रुपए तक बढ़े हैं, जिससे दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले LPG गैस सिलेंडर की कीमत 1201 रुपए से बढ़कर 1256 रुपए पर आ गई है। मुंबई में 19 किलोग्राम वाले LPG गैस सिलेंडर की कीमत 1244 रुपए पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन से हथियार खरीदेगा नेपाल, सेना भी लेगी चीनी सेना से ट्रेनिंग। जी हां दोस्तों, चीन के रक्षा मंत्री वेंग फेंगी की 1 दिवसीय नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। चीनी रक्षा मंत्री ने नेपाल से नजदीकी संबंधों को बनाए रखने का भरोसा दिया है। जनरल वेइन ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करने के लिए नेपाली प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की तारीफ भी की है। नेपाल में जारी राजनीतिक संकट के बीच चीन रक्षा मंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारत नेपाल के बीच जारी सीमा विवाद का फायदा चीन उठाने की फिराक में है, इसलिए उसने नेपाल के साथ हथियारों की सप्लाई और मिलिट्री ट्रेनिंग को लेकर भी समझौता किया है। चीनी रक्षा मंत्री ने रविवार को प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से मुलाकात की थी और साझा हित के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया था।
चीन ने नेपाल की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के वास्ते सहायता देने का वादा किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 126 साल में पहली बार एक भारतीय होगा टाटा का बॉस, संदीप कटारिया बने ग्लोबल सीईओ। जी हाँ दोस्तों, मशहूर फुटवियर कंपनी बाटा की कमान पहली बार किसी भारतीय के हाथों में आई है। संदीप कटारिया को बाटा का ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे बाटा इंडिया के सीईओ थे। उन्हें कंपनी के ग्लोबल सीईओ के रूप में तरक्की दी गई है। संदीप कटारिया को तुरंत प्रभाव से बाटा का ग्लोबल सीईओ बनाया गया है। यह नियुक्ति इसलिए खास हो जाती है क्योंकि बाटा के 126 साल के इतिहास में पहली बार संदीप कटारिया के रूप में एक भारतीय को इस पद के लिए चुना गया है। संदीप कटारिया एलेक्सिस नसार्ड की जगह लेंगे, जो करीब 5 सालों से इस पद पर थे। कटारिया ने बाटा इंडिया को 2017 में सीईओ के रूप में ज्वाइन किया था। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।